हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी और पूरे फैक्ट के साथ। तो जिसका डर था आखिरकार वही हुआ, जिसको पूरी दुनिया का डर था। पूरी दुनिया को तो नहीं, खैर यूरोप को जिसका डर था वही हुआ आखिरकार। तो स्वीडन और फिनलैंड दो ऐसे न्यूट्रल देश थे जो कोल्ड वॉर में भी न्यूट्रल ही रहे, ना तो कैपिटलिज्म की तरफ थे ना ही कम्युनिज्म की तरफ। लेकिन अब उन्होंने नेटो में शामिल होने के लिए, जो एक मिलिट्री अलायंस है उसमें शामिल होने के लिए अपनी एप्लीकेशन दे दी। और अब शायद यूरोप में एक और वॉर का फ्रंट खुलने वाला है। आप तो देख ही चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है और वहाँ पर एक वॉर का फ्रंट खुला हुआ है। लेकिन इस वजह से शायद यहाँ पर फिनलैंड की तरफ से भी एक वॉर का फ्रंट ओपन हो जाए, क्योंकि अगर आपको पता हो तो रूस ने यहाँ पर यूक्रेन पर इसलिए हमला किया था ताकि वो यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप चाह रहा था। लेकिन उस नेटो की मेंबरशिप को लेने से पहले यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर इस चीज़ की आशंका बेहद जताई जा रही है कि अगर इन दोनों ने यहाँ पर अगर मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दे दी है और मेंबरशिप बनने से पहले शायद रशिया यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड दोनों पर हमला कर दे। और इसी चीज़ को देखते हुए ही रूस ने तो पूरे यूक्रेन को ही तबाह कर दिया है। आप अगर न्यूज़ अगर फॉलो करते हो तो बहुत सारे शहर को ख़राब कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है, बम बरसा दिए हैं और अभी भी वहाँ पर लड़ाई जा रही है। और हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग और सैनिक मर चुके हैं। लाखों लोगों ने यहाँ पर, मिलियंस ऑफ पीपल्स ने यहाँ पर यूक्रेन को छोड़ दिया है। तो क्या चीज़ यही चीज़ फिनलैंड या स्वीडन के साथ भी होगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो हर चीज़ के पैमाने पर फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों देश हमेशा टॉप करते हैं डेवलपमेंट के हर किसी स्केल पर। तो क्या ये चीज़ अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ पर युद्ध होगा? आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द गार्जियन, स्वीडन एंड फिनलैंड फॉर्मली अप्लाई टू जॉइन नेटो। आप देख सकते हैं कि जो नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, उन्होंने एप्लीकेशन अपने हाथ में ले रखी है। ब्रसेल्स 18 मई 2022 लिखा हुआ है इस पर, यानी कि इन्होंने आज दोनों देशों ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है नेटो में। और कुछ इस तरह का इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, फिनलैंड स्वीडन सबमिट एप्लीकेशन टू जॉइन नेटो। 18 मई का आर्टिकल है ये, दोपहर 12 बजे का। तो जब दुनिया भर में युद्ध से देशों को फ़ायदा होता रहेगा तो युद्ध होते रहेंगे, तो ऐसे में शांति स्थापित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यूरोप दुनिया की ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा युद्ध चलते ही रहते हैं। और वैसे भी यूरोप की धरती 2 बार विश्व युद्ध को देख चुकी है और वहाँ पर 100 ईयर वॉर हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे वॉर हुए हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है और उसमें करोड़ों लोग मारे गए हैं। तो वहाँ पर भी कुछ समय की शांति आती है, लेकिन फिर से युद्ध की चिंगारी भड़क जाती है, फिर युद्ध भड़क जाते हैं। और अभी भी यूरोप की धरती पर युद्ध चल रहा है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जो अब तक चल रहा है और इसमें तो पूरे 3 महीने होने वाले हैं। लेकिन जिस वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था वो वजह अब स्वीडन और फिनलैंड ने दे दी है। और अब इसमें सिर्फ हफ्ते ही बचेंगे फॉर्मली नेटो को पार्ट बनने के लिए। लेकिन इन दोनों का डिसीज़न एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न है, क्योंकि देखा जाए तो स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही कोल्ड वॉर के समय न्यूट्रल देश थे। लेकिन रूस ने जैसे यूक्रेन पर हमला किया तो इन दोनों देशों ने अपनी पॉलिसी में चेंज कर दिया, बहुत बड़ा चेंज कर दिया, और यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दे दी। रूस के यूक्रेन पर हमला करने से भी इन दोनों देशों की जो पब्लिक का ओपिनियन है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है और नेटो के फेवर में आ चुका है। और इन दोनों देशों के लोग भी चाहते हैं कि हमारा हश्र यूक्रेन के जैसा ना हो। और इसके बाद नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि हम स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से नेटो की मेंबरशिप के लिए आवेदन का स्वागत करते हैं। और अब यहाँ पर कुछ स्टेजेस होगी जो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे नेटो में फॉर्मली ज्वाइन होने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगती है। तो सबसे पहले तो स्वीडन और फिनलैंड एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, एक ऑफिशियल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और बोलेंगे कि हम नेटो में आने के लिए तैयार है। तो ये दोनों देश अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर चुके, तो वैसे ही है। तो अब तो पहली स्टेज तो पूरी हो चुकी है। फिर इसके बाद नेटो के जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं, वो 30 हैं, वो नेटो के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में मिलेंगे और मेंबरशिप के लिए बात करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग नेटो एस्पिरेंट कंट्री है उनको नेटो कहेगा कि आप अपने देश में कुछ रिफॉर्म लाओ जिससे हम आपकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट करें। फिर इसके बाद बात शुरू होती है कि क्या हमें रूस और स्वीडन की मेंबरशिप देनी चाहिए या नहीं, और फिर क्या ये दोनों देश नेटो के स्टैंडर्ड से मैच करते हैं और उनका कंप्लायंस करते हैं या नहीं। लेकिन दोनों देश पहले ही इस चीज़ के लिए कंसीडर किया जा चुके हैं, ये दोनों कंसीडर किए जा चुके हैं कि हाँ ये करते हैं।
और फिर इसके बाद बात की जाएगी मैरिज वोज यानी शादी की कस्में कहते हैं जिसको, और इसमें भी कसम ली जाती क्या आप नेटो के किसी एक मेंबर पर अटैक होने की सूरत में अपने ऊपर अटैक मानोगे या नहीं। फिर इसके बाद नेटो में इन दोनों देशों के बजट्स को शेयर मांगा जाता है और इसमें प्रॉमिस लिया जाता है कि आप नेटो की सभी रूल्स को फॉलो करोगे। फिर इसके बाद आता है मेन काम का, क्योंकि यहाँ पर नेटो के सभी 30 देश फिनलैंड और स्वीडन के मेंबरशिप के लिए पुश करेंगे और सभी मेंबरों की आपसी सहमति बनने के बाद इन दोनों देशों को मेंबरशिप तो नहीं दी जाएगी, लेकिन एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिल जाने के बाद भी उन्हें नेटो की तरह कोई कलेक्टिव डिफेंस की गारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेंबरशिप फाइनलाइज करने के लिए उन सभी 30 देशों की पार्लियामेंट में आपको रेटिफाई करने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन रेटिफिकेशन के प्रोसेस में 4 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है, क्योंकि हर 30 नेटो मेंबर की पार्लियामेंट में इसे रेटिफाई करवाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर देश की पार्लियामेंट एक समय पर तो काम नहीं करती है, उनका टाइमिंग अलग अलग होता है और उन पार्लियामेंट का सेशन भी अलग अलग होता है। रेटिफाई सभी देशों से होने के बाद ये दोनों देश अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को सौंपेंगे, ताकि वो दोनों देश अपने अपने देशों में नेटो को एक्सेस दे सके। फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों देशों को नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या तुर्की इन दोनों देशों की एंट्री को ब्लॉक करने की धमकी दी है, तो क्या तुर्की ऐसा कर सकता है। आप देख सकते हैं CNBC का आर्टिकल है, द स्टेक्स हियर आर नाउ मैसिव, टर्की इज थ्रेटनिंग टू ब्लॉक नेटो मेंबरशिप फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड। इनका अलग ही मसला चल रहा है। और इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यह भी कहा है कि हम क्यों इन दोनों देशों की मदद करें जो तुर्की पर सैंक्शंस लगाती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन के साथ तुर्की के कुछ पंगा चल रहा है, और ख़ासकर स्वीडन के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्वीडन ने तुर्की पर 2019 में ये आरोप लगाया था कि उन्होंने सीरिया में ह्यूमन राइट का वॉयलेशन किया है और तुर्की पर सैंक्शंस लगाने की बात की थी, यूरोपियन यूनियन से गुहार लगाई थी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक नेटो मेंबर के ऊपर सैंक्शंस लगा दे जिससे कि उसके पास हथियार ही ना हो। अब हथियार नहीं होंगे किसी देश के पास तो वो किस तरह से फंक्शन करेगा, वो भी नेटो में। तो यहाँ पर इतना तो नहीं किया था कि सैंक्शंस लगा दिए, एम्बार्गो लगा दिए, लेकिन हाँ कुछ लिमिट सैंक्शंस की गई थी, यानी कि इस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते हो हथियार। और इसके अलावा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसमें तुर्की के अगेंस्ट 40 सालों से भी ज़्यादा समय से युद्ध छेड़ रखा है, स्वीडन उनको आतंकवादी संगठन ही नहीं मानता, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वहाँ पर स्वीडन में इससे संबंधित लोग वहाँ पे मिलते भी हैं, जबकि अमेरिका और UN मानता है। तो यहाँ पर तुर्की इन दोनों देशों से नाराज़ भी है। अब देखते हैं तुर्की की नाराज़गी दूर होती है या नहीं, और इन दोनों देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जल्द ही तुर्की में मिलने वाले हैं कि भाई जल्दी बताइए अपना मसला, हम थोड़ा सा बातचीत करके हल कर दें। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन नेटो को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, सवाल ये आता है। तो देखिए, एक समय था फिनलैंड रूस का ही एक हिस्सा होता था, लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान 1917 में रूस के ज़ार के खिलाफ बगावत हो गई थी और रूस अनस्टेबल हो गया था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए फिनलैंड रूस से अलग होकर एक नया देश बन गया। और उसके बाद दूसरे वर्ल्ड वॉर में फिनलैंड 2 बार रूस से युद्ध लड़ चुका है, जिससे उसने 96,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपने खोया है। और उस समय की फिनलैंड की जनसंख्या का 2.5% होते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और स्वीडन की भी ऐसी ही चिंताएं हैं जैसी फिनलैंड की है। और जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इन दोनों देशों ने भी नेटो को ज्वाइन करने की डिमांड हुई। तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए स्वीडन और फिनलैंड नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों देशों से रूस को क्या समस्या है, रूस को क्या प्रॉब्लम है इन दोनों देशों से, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, रशिया थ्रेटन्स टू मूव न्यूज़ टू बाल्टिक रीजन इफ़ फिनलैंड स्वीडन ज्वाइन नेटो। 14 अप्रैल का आर्टिकल है, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, पिछले महीने का ही है। तो ये तब तो रशिया युद्ध में था और तब भी इन दोनों देशों की बातें चल रही थी कि ये दोनों देश नेटो को ज्वाइन करेंगे। तो तब इसने न्यूक के जो है वो दिया था, धमकी दी थी रशिया ने। लेकिन रशिया ने इनको धमकी क्यों दी है, क्या मसला है इनका। तो देखिए, आपको पता होगा कि इस सब की समस्या की जड़ है नेटो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितने भी ये पिंक कलर के नेशंस हैं वो सभी पहले वार्सो पैक्ट, जो एक USSR के ज़माने का एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो एक पैक्ट होता था, जैसे कि अभी नेटो है, तो 1990 से पहले एक वार्सो पैक्ट नाम का भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का डिफेंस एक अलायंस होता था, जिसमें ये जो पिंक देश हैं ये आते हैं, यूक्रेन आता है और बेलारूस भी आता था उस समय। तो यहाँ पर ये देश आते थे उसमें। लेकिन जब आप देख सकते हैं कि जब USSR टूट गया तो ये वार्सो पैक्ट भी टूट गया, लेकिन नेटो नहीं टूटा, क्योंकि यहाँ पर नेटो अपने आप को लगातार एक्सपेंड करता गया,
एक्सपेंड करता गया। जो वॉर्सो पैक्ट में जो शामिल देश थे उनको अपनी तरफ लेता गया और यहाँ पर नेटो की मेंबरशिप देता गया। तो यहाँ पर ये समस्या, लेकिन इस चीज़ को लेकर रशिया के मन में बहुत ज़्यादा मतलब एक समझ सकते हैं कि गुस्सा है, क्योंकि और ये एक तरह से जो है बेइज्जती भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पहले रशिया के साथी होते थे वो आज नेटो में शामिल होकर वो दोस्त बन गए, तो कितनी तरीके से ये एम्बैरेसमेंट होगी रशिया के लिए। तो इस एम्बैरेसमेंट के लिए आप देख सकते हैं ना, नेटो जो है रशिया के अगेंस्ट हथियार इसने पूरी तरह से तैनात कर रखे, चाहे वो टर्की हो, आर्मेनिया हो, पोलैंड हो या जर्मनी हो। यहाँ पर नेटो के हथियार रशिया के तरफ ही मिलेंगे आपको। लेकिन पहले स्वीडन और फिनलैंड नेटो के पार्ट नहीं थे, लेकिन अब जो है टेंटेटिव लिस्ट में आ गए हैं ये भी। आप देख सकते हैं कि अभी देखा जाए तो पहले तो 3 एस्पायरिंग कंट्री थी, जैसे कि जॉर्जिया, यूक्रेन और एक और है बोस्निया हर्जेगोविना। तो ये जो है ज्वाइन होना चाहते हैं। ये पहले कम्युनिस्ट देश भी होते थे और अब ये स्वीडन है देश और फिनलैंड ये ज्वाइन होना चाहते हैं, जो इसको कंसीडर किया जा रहा है इन दोनों देशों को। लेकिन अगर आप देखोगे तो जॉर्जिया ने भी पहले नेटो में ज्वाइन होने की घोषणा की थी, यूक्रेन ने भी की थी, लेकिन 2008 में रशिया ने इसके ऊपर हमला करके इसके भी जो है 3 टुकड़े कर दिए थे। एक तो जॉर्जिया अलग रहा, एक इसका एक और पार्ट बना दिया साउथ ओसेटिया और एक अबखाजिया बना दिया। तो इसमें से भी 2 देश निकाल दिए। फिर यूक्रेन की बारी आई। यूक्रेन बहुत टाइम से जो है नेटो में ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन यहाँ पर 2014 में जैसे कि क्रीमिया हथिया लिया, उसके बाद वहाँ पर डॉनबास रीजन में और लुहांस रीजन में जो है वहाँ पर लड़ाई चलती रही और यहाँ पर जो रेबेल्स थे उन्होंने यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसके अगेंस्ट युद्ध छेड़ रखा था। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी थी। तो 2022 यानी कि जैसा कि आपको पता है कि रशिया ने पहले तो यहाँ पर डोनेट्स्क और लुहांस नाम के 2 देश बना दिए। फिर उसके बाद इन दोनों देशों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। जैसे कि रूस तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोलता है, लेकिन पूरी दुनिया इसको यूक्रेन इन्वेजन कहती है। तो ये बात है। तो कुछ इस तरह से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही लंबी सीमा लगती है यूक्रेन से रशिया की। लेकिन अगर आप देखोगे फिनलैंड की, तो फिनलैंड की तो यूक्रेन से भी ज़्यादा सीमा लगती है। फिनलैंड के ऊपर तो ज़्यादा खतरा है और 2 बार तो पहले युद्ध हो भी चुका है, 1939 में और 1944 में 2 बार फिनलैंड युद्ध लड़ भी चुका है इससे। तो क्या पता अब खतरा नहीं होगा इसके ऊपर। डेफिनेटली अब भी खतरा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेटो ने तो यूक्रेन को इतने हथियार दिए हैं कि अमेरिका के पास अब हथियार ही कम हो गए हैं, यूके के पास हथियार कम हो गए हैं और दूसरे देशों के पास भी इनका जो स्टॉक पाइल है हथियारों का वो भी कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर रशिया के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ईरान, इसके पास तो बिगेस्ट स्टॉक पाइल है अगर देखा जाए तो मिसाइलों का, वो भी मदद कर सकता है। सीरिया तो ऑल टाइम फेवरेट इसका देश है। नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये सब रशिया के फेवर वाले कंट्रीज़ हैं जो इसकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने भी बहुत टक्कर दी थी इसको। लेकिन यूक्रेन अगर देखा जाए तो टक्कर देने का इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 4-4.5 करोड़ इसकी जनसंख्या है। तो अगर वहीं पर देखा जाए तो फिनलैंड की जनसंख्या 50-60 लाख है, तो ये कहाँ तक लड़ पाएगा, इतनी मोबिलाइज भी नहीं कर पाएगा ये आर्मी, और इसकी इतनी मजबूत भी नहीं है, इसने अपने ऊपर इतना खर्च भी नहीं किया है आर्मी के ऊपर। तो यहाँ पर यूक्रेन ने तो बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर रशिया ने अगर हमला कर दिया फिनलैंड के ऊपर, तो फिनलैंड के तो तोते उड़ जाएंगे, और जितना हाल यूक्रेन का ऐसा अभी देखने को मिल रहा है शायद उससे कहीं ज़्यादा बुरा हाल फिनलैंड का हो जाए। स्वीडन की तो खैर इतनी सीमा नहीं लगती है, रशिया के साथ सीमा ही नहीं लगती है, तो स्वीडन के ऊपर तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, मतलब कि ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना फिनलैंड के साथ है, क्योंकि 800 माइल से भी ज़्यादा, यानी कि अगर देखा जाए तो 1200-1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी इसकी सीमा लगती है रशिया के साथ, तो ख़तरा यहाँ पर ज़्यादा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या इन दोनों देशों ने नेटो ज्वाइन करने का जो फ़ैसला लिया है वो सही किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।